प्रतिदिन छूता रहेगा, अर्थात हिमपात होने से कभी कभी धरती में ही दरार पड़ जाती है। ये दरार इतनी गहरी और चौड़ी हो जाती है कि धरती फट जाती है, उसके बीच गहरी खाई सी बन जाती है। अब ये विचार आते ही मन में बहुत डर लगता है। इससे भी भयानक ये जानकारी थी कि जितने समय तक ये पर्वतारोही और कूली चढ़ाई अभियान पर रहेंगे, हिमपात होता रहेगा, यानी बर्फ गिरती रहेगी और बर्फ गिरने की भयानक घटनाएं होती रहेंगी। ये हिमपात पर्वतारोहियों के शरीर को क्या है, प्रतिदिन छूता रहेगा। अब दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। अब दूसरे दिन अब आने वाले अपने अधिकांश सामान को, यानी कि जो सामान आने वाला था उस सामान को लेकर के हम क्या है, अगले दिन हिमपात यानी बर्फ गिर रही है उसके आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने, जो उनके साथ थी, तो डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, यानी कि डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें पूरी जानकारी दी। उन्हें जानकारी दी कि किस तरह से एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाए जाते हैं। लट्ठों यानी बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों और रस्सियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, यानी बर्फ की जो आड़ी तिरछी दीवारें हैं, खड़ी चढ़ाई में आड़ी तिरछी जो दीवारें हैं, उन दीवारों पर रस्सियों को किस तरह से बांधा जाता है, उनके सहारे कैसे चढ़ा जाता है। और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों, हमारे अग्रिम दल के यानी जो आगे जो दल गया था उस दल के अभियांत्रिकी यानी कि तकनीकी कार्यों के बारे में, यानी बारीक यानी कि बारीक बारीक जो जानकारी है, हम बारीक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ जो पहाड़ों पर जब चढ़ाई करते हैं हमें पता ही नहीं होता है कि किस पल क्या घटना घटित हो जाए, तो वहाँ की पूरी जानकारी रखने वाले, छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखने वाले, यानी उस दल की अभियांत्रिकी कार्यों यानी तकनीकी कार्यों के बारे में भी हमें विस्तृत जानकारी दी। यानी कब कौन सी परेशानी आ जाए या चढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, उसकी सारी जानकारी उन्होंने लेखिका और उनके पूरे समूह को दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। अब तीसरा दिन उनके लिए ये निश्चित था कि भाई तीसरे दिन वो क्या करेंगे। तो तीसरे दिन उनका इस काम के लिए निश्चित था कि क्या है, कैंप 1 तक अपना सामान उठा करके चढ़ाई का अभ्यास करेंगे। अब रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रही थी। रीता गोम्बू और लेखिका यानी बचेंद्री पाल जो हैं वो साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी यानी कि एक रेडियो नुमा यंत्र होता है जिस पर चलते चलते बात की जा सकती है। तो वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे, यानी कि वो आगे चल रहे थे तो बेस कैंप पर वो उस वॉकी टॉकी के जरिए अपनी सारी जानकारी दे रहे थे। कर्नल कूलर उस समय बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी। यानी कर्नल कूलर उस समय बहुत खुश हुए जब उन्होंने क्या है ये सूचना दी कि वो क्या है कैंप 1 पर पहुंच गए हैं। क्योंकि क्या है खुश इसलिए हुए क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। कौन कौन? रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल। तो ये जानकर के कर्नल कूलर को बहुत ही खुशी हुई, यानी उन्हें वो बहुत खुश हुए कि पहली बार क्या है ये 2 महिलाएं कैंप 1 पर पहुंची हैं। अंगदोर्जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यानी कि वो पहुंच गए कौन? अंगदोर्जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा भी साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को उन्होंने 7,900 मीटर की ऊंचाई पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ये संतोषजनक प्रगति थी, ये आशाजनक उन्नति थी, हमारी प्रगति थी कि हम वहां तक पहुंच पाए। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। वो कहते हैं, बचेंद्री पाल कहती है कि जब हम अप्रैल में हम क्या है अपने बेस कैंप में ही थे,
तो तेनजिंग हिलारी यानी जो एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है ना, तो वो अपनी छोटी बेटी या डेकी के साथ इनके कैंप में आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बात की जाए। यानी उन्होंने इस बात को विशेष महत्व दिया कि वो क्या है, इस अभियान दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से वो बातचीत करेंगे। जब मेरी बारी आई, लेखिका कहते हैं कि जब मेरी बारी आई मैंने अपना परिचय ये कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया यानी नया नया हूँ, अनजान हूँ, अनाड़ी हूँ इस काम में, और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। अब उन्होंने कहा कि बछेंद्री पाल ने कहा कि मैं तो नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट का ये जो मेरा अभियान है ये मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। यानी कि वो कहते हैं कि शिखर पर पहुंचने के लिए उन्हें 7 बार जाना पड़ा, तब वो अंततः उसमें उन शिखर पर पहुंचने की सफलता प्राप्त की। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। यानी कि तेनजिंग ने बछेंद्री पाल के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, उनको प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम एक क्या है, पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। यानी तुम तो पक्की पर्वतीय लड़की हो और तुम्हें तो क्या है, शिखर पर पहले ही प्रयास में वहां पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं ल्होत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अब 15-16 मई 1984 को क्या था, बुद्ध पूर्णिमा थी। उस दिन लेखिका ल्होत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर क्या है, एक सुंदर नायलॉन का तंबू यानी टेंट लगाया गया था जो था कैंप 3। उस कैंप में वो थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे उनके साथ। लोब्सांग, तशारिंग मेरे तंबू में थे, ये लेखिका के साथ उनके तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। यानी कि 8 अन्य जो थे, जो शरीर से अच्छे मजबूत थे और इन ऊंचाइयों में रहने वाले थे, उनकी आदत थी यहाँ पर रहने वाले, तो वो शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। लेखिका कहती है कि मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के यानी एक बहुत भारी और सख्त मजबूत चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। लेखिका कहती कि रात के करीब 12:30 बजे होंगे कि मेरे सिर के पिछले हिस्से में कोई सख्त चीज टकराई, जिससे अचानक मेरी नींद खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ, बहुत जोरदार धमाका हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। यानी कि लेके गई थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई एक बहुत ठंडी और बहुत भारी चीज जो है वो मेरे शरीर के ऊपर से मुझे कुचलती हुई, लेखिका को कुचलती हुई उस ऊपर से चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। अब लेखिका कहती मुझे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी थी। यह क्या हो गया था, एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर ल्होत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। अब अचानक से उसके मन में ये क्या हो गया, एक लंबा जो बर्फ का पिंड था यानी कि ऊपर से ल्होत्से की ग्लेशियर से यानी चट्टानों से टूट करके लेखिका के कैंप के ठीक ऊपर गिरा और उसका विशाल हिमपुंज बन गया। यानी जब वो ऊपर ऊंचाई से नीचे की तरफ फिसलता हुआ आया तो उसका क्या है, पूरा एक गोला बन गया था बर्फ का। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। यानी कि हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों और उस जमी हुई बर्फ की इस विशालकाय
पुंज ने। विशालकाय वो जो बर्फ का गोला था उसने एक एक्सप्रेस यानी तेज गति से, जो रेलगाड़ी चलती उतनी ही तेज गति से और भीषण गर्जना के, यानी बहुत तेज गर्जना के साथ वो ऊपर से सीधी ढलान से नीचे आते हुए लेखिका के कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। अब इतनी ऊंचाई से अगर कोई बर्फ की चट्टान अगर ऊपर गिरती है बर्फ तो बहुत बड़ी, तो क्या होगा, उसमें तंबू में जितने भी लोग थे सभी को ही चोटें लगी थी। ये एक आश्चर्य ही था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। यानी कि आश्चर्य की बात थी कि उस कैंप में इतना बड़ा, क्या इतनी बड़ी बर्फ की ग्लेशियर से टूटकर जो बर्फ की चट्टान गिरी थी, तो हिमपुंज जो था उससे किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। चोटें सभी को लगी लेकिन ज्यादा क्षति नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी निकाली और उसकी मदद से क्या करा, तंबू का रास्ता साफ करने लगे और उसमें सफल भी हो गए, उसने साफ भी कर दिया। तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए और बड़ी ही फुर्ती से लेखिका को बचाने में लग गए, यानी प्रयास करने लगे लेखिका को बचाने का। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु, अर्थात वहां पर अगर एक पल भर की भी देरी की जाए तो वहां सीधा अर्थ होता है पहाड़ों पर मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की, यानी कि बड़े बड़े बर्फ की चट्टानों को मुश्किल से हटाया और जो लेखिका के चारों तरफ कड़ी बर्फ जमी हुई थी उसकी खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लेने में सफल हो गए। यानी कि लेखिका को उस बर्फ की कब्र से बाहर निकालने में सफल हो गए। अगर उन्हें जरा सी भी देरी हो जाती तो वहां पर थोड़ी सी भी देरी का मतलब सीधा मृत्यु के मुंह में जाना था, लेकिन उनकी लोब्सांग और इनके साथियों की मदद से उन्हें तुरंत ही बाहर निकाल लिया गया। अब सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। सुबह तक तो वहाँ सारी जो सुरक्षा दल थे, सदस्य थे, वो सब आ गए और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। यानी 16 मई को 8 बजे तक कैंप 2 में पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर नीचे लाए। यानी कि उसे क्या है, खुद के स्ट्रेचर पर, वहां पर कोई ऐसी सुविधाएं नहीं होती, सब ऐसी सुविधा ले जानी पड़ती जिसे हम अपने हाथों से उस काम में ले सकें या बना सकें। तो हाथों से ही उन्होंने स्ट्रेचर बनाया, उस पर लेटाया और उसे ऊपर से नीचे लाया गया। हमारे नेता कर्नल खुलर के शब्दों में, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। अगर देखा जाए तो इतनी ऊंचाई पर स्ट्रेचर बनाकर किसी शेरपा को नीचे लेकर के आना एक बहुत ही साहस भरा कार्य था, क्योंकि इतनी ऊंचाई से नीचे लाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक बहुत ही साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। यानी 9 सदस्यों को चोटें लगी, किसी की हड्डी टूट गई तो उन लोगों को वापस बेस कैंप में भेज दिया। तभी कर्नल खुलर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे। कर्नल खुलर ने लेखिका की तरफ देखा और कहा, क्या तुम भयभीत थी? क्या तुम भी डरी हुई थी? तो लेखिका ने कहा, यानी बचेंद्री पाल ने कहा, जी हाँ मैं भी। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? अब बचेंद्री पाल से पूछा गया कि क्या तुम भी वापस लौट जाना चाहोगी? तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, यानी बिना लेखिका के मन में किसी भी तरह की हिचकिचाहट, कोई घबराहट नहीं थी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वापस लौटना नहीं चाहूंगी। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। लेखिका आप जैसे ही साउथ कोल कैंप पर पहुंची तो वहां जाकर उन्होंने अगले दिन की जो महत्वपूर्ण चढ़ाई थी उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी। अब तैयारी में क्या था, मैंने खाना बनाना, यानी लेखिका ने खाना यानी कि खाने के लिए कुछ चीजें, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। यानी साथ में कुकिंग गैस ली, ऑक्सीजन सिलेंडर लिए और खाने के लिए कुछ सामान लिया। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। यानी कि 1:30 बजे के करीब जब बिस्सा उसके पास आया तो लेखिका क्या है, चाय के लिए पानी गर्म कर रही थी।
की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। यानी सबसे पहले बिस्सा आया था, लेकिन की, जय और मीनू ये बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी, लेखिका कहती, मुझे बड़ी चिंता थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। अगले दिन किसके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को की, जय और मीनू के साथ। इसलिए वो चिंतित थी कि वो अभी तक कैंप में नहीं पहुंचे थे। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। अब वो धीरे धीरे उनके पहुंचने धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत भारी सामान था, बोझ था, और वो चल भी बिना ऑक्सीजन के रहे थे, इसलिए उन्हें कैंप तक जाने में समय लग रहा था।